another problem in the design of shaft. In that problem, you just highlight the read the problem. Example number 9.2. The layout of the shaft carrying the two pulleys, that is 1 and 2. Pulley number 1 and 2 is given and supported on the two bearing A and B as shown in figure. So फिगर में जैसे दिया है A और B की जगह पर बेरिंग है और पुलीज लगाई है नंबर 1 और नंबर 2 की जगह पर, और जो डिस्टेंस दो नंबर पुली है उसका डायमीटर बड़ा है और एक नंबर की पुली उसका डायमीटर छोटा है, तो यू कैन फाइंड द टू सर्कल्स as well as you can find the directions of the forces P1, P2, P3 and P4 which is acting vertically downward. So this is the what you can say figure which is given in the problem itself. Let's see the problem. The shaft transmit 7.5 किलोवाट पावर, तो 7.5 किलोवाट का पावर ट्रांसमिट करना है हमें एट 360 आरपीएम फ्रॉम पुली ए टू द पुली बी, पुली 1 टू पुली 2. सो पुली 1 से लेके पुली 2 में 7.5 किलोवाट का पावर ट्रांसमिट करना है. डायमीटर ऑफ द पुली 1 एंड 2 आर गिवन 250 एंड 500 mm डायमीटर दिया है. इसमें एक एडिशनल दिया है कि मासेस दिया है, लास्ट प्रॉब्लम में मासेस नहीं दिया था, तो इस प्रॉब्लम में मासेस दिया है. मासेस ऑफ द पुली 1 and 2 are 10 kg and 30 kg respectively. So mass of first pulley is 10 kg और second pulley 30 kg है. The belt tension act vertically downward. So यहाँ पर downward दिया है, vertically downward, इसलिए डायग्राम में देखते हैं कि P1, P2, P3, P4 ये सारे vertically downward है. So the ratio of belt tension on the tight side, ratio of tension की जब बात करते हैं तो P1 upon P2 भी हो सकता है to 2.5. That is the ratio of belt tension. The shaft is made up of plain carbon steel का मटेरियल है 40C8, उसका SYT दिया है 380 न्यूटन पर mm square and the factor of safety is 3. So factor of safety is given as 3. Estimate the suitable diameter of the shaft. शाफ्ट का डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए पूछा है. और इफ द परमिसिबल एंगल ऑफ ट्विस्ट इज 0.5 पर मीटर लेंथ, थीटा अगर से 0.5 है, कैलकुलेट द शाफ्ट डायमीटर ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्शनल रिजिडिटी. टॉर्शनल रिजिडिटी से भी हम डायमीटर निकाल सकते हैं, उसका अलग से फार्मूला है, उससे भी हम डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हम देखेंगे एज्यूमिंग द जी इक्वल टू 79300 न्यूटन पर mm स्क्वायर. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया गया है G equal to 79300 Newton per mm square. Along with that, this diameter diagram is given in the problem. So diagram को हमने understand कर लिया है और given data भी हमने understand कर लिया है. So with this, we can move forward and find the first step, that is a permissible stresses जो निकालना है हमें. Let us see here. पावर दिया है गिवन डेटा में, स्पीड दिया है 360 आरपीएम, SYT 380 न्यूटन पर mm स्क्वायर, FS फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3, और रेशियो ऑफ बेल्ट टेंशन दिया है P1 अपॉन P2 2.5 और इट में बी इक्वल टू P3 अपॉन P4 एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड एंगल थीटा इज गिवन. सो स्टेप नंबर 1 में हम जाते हैं कैलकुलेटिंग द परमिसिबल शियर स्ट्रेसेस. सो शियर स्ट्रेस इक्वल टू SYS अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी and 0.5 SYT upon factor of safety. So 0.5 multiplied by SYT given in the problem, that is 380 divided by factor of safety 3 दिया है.
So it is coming out of 63.33 Newton per mm square. That is shear stress, permissible shear stress. So we will design according to the 63.33 Newton per mm square. So ये तो आ ही जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. So step number 2 में जाते हैं कि we have to find out the torque, that is a torsional moment. Torque हमें निकालना है. So हमें पता है टॉर्क का फार्मूला क्या है. पावर इक्वल टू जनरली हम लिखते ये पढ़ते आए हैं कि 2 पाई एन टी अपॉन 60 है ना. पावर इक्वल टू 2 पाई एन टी अपॉन 60. यहाँ पे टी लिखा है, वो टी इज नथिंग बट हियर टॉर्शनल मूवमेंट. जो टी की जगह पर यहाँ पे सिंबल यूज किया है, एम टी यूज किया है. तो एम टी क्या हो जाएगा, पावर डिवाइड बाय 2 पाई एन. तो वही फार्मूला है, टॉर्क इक्वल टू पावर डिवाइड बाय 2 पाई एन. यहाँ पे पावर को मल्टीप्लाई किया है 60 इंटू 10⁶. सो 2 पाई एन अपॉन 60. तो अपॉन 60 जो रहता है वो 60 ऊपर चला गया, इसलिए 60 ऊपर चला गया. यू कैन सी मल्टीप्लाई विद 10⁶. अब 10⁶ से मल्टीप्लाई किस लिए किया है, एक है 7.5 को कन्वर्ट करना है किलोवाट से वाट में, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हो जाएगा. और मल्टीप्लाई किया है 10⁻³ क्योंकि हमें आंसर जो मिल रहा है वो न्यूटन मीटर में मिलेगा. तो उससे हमें कन्वर्ट करने के लिए फिर से 10⁻³ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सीधा सीधा 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली हमें आंसर न्यूटन mm में मिलेगा. ओके. 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करते हैं तो वैट में हो जाएगा, पर आंसर मिलेगा हमें फिर न्यूटन मीटर में, है ना. इसलिए न्यूटन मीटर को फिर से हमें न्यूटन मिलीमीटर में ट्रांसफर करना पड़ेगा. इसलिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसलिए 10⁻³ और 10⁻³ ऐसा 10⁻⁶ डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डायरेक्टली आंसर न्यूटन मिलीमीटर में मिल जाता है. इज इट क्लियर? ओके. सो दैट्स व्हाई mt लिखा है यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय पावर that is in kilowatt divided by 2 pi n. So you can do the calculations in your calculator. 60 into 10⁻⁶. Multiply by 7.5 divided by 2 pi. So calculate the torsional moment T. You directly obtain in Newton mm. Yes, Aniket, what is the answer? हाँ, mt torsional moment. ठीक है. So Newton millimeter is a unit. Value of mt, that is torsional moment. उसके बाद जाएंगे हम इसको हम डायग्राम में निकाल सकते हैं. तो निकालने के लिए यहाँ पर अगर से आपको निकालना है तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं डायग्राम में. यहाँ पे डी में देख सकते हो, डी में एम टी का वैल्यू 198,943.68. एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डायग्रामेटिकली दिखाना है तो हम दिखा सकते हैं फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन. पैरेलल लाइन निकाल सकते हैं, है कि नहीं. 198,943 पर दिख रही है डी, फिगर डी. ओके. तो दूसरा जाते हैं हम कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट. स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट. सो फॉर पुली 1 के लिए हम जाते हैं तो P1 माइनस P2 डायग्राम में देखते हैं. P1 माइनस P2, यू कैन सी द डायग्राम.
जो सर्कल दिख रहा है P1 माइनस P2 इज अ नेट फोर्स मल्टीप्लाई बाय रेडियस। रेडियस कितना है 125 है ना, 125 इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर पुली। सो 125 से मल्टीप्लाई किया है इज इक्वल टू टॉर्शनल मोमेंट जो हमें टॉर्क मिला है उसे इक्वेट करते हैं, तो यू कैन गेट द P1 माइनस P2। सो डू द कैलकुलेशन, 198,943 divided by 125, you get the P1 minus P2 difference of force. Okay, write down the unit in Newton. P1 minus P2 is equal to 1591.55 न्यूटन। और तीसरा हमें गिवन डेटा में दिया है कि P1 अपॉन P2 दिया है, प्रॉब्लम में पढ़ते हैं तो हमें P1 अपॉन P2 यहाँ पे मिलेगा 2.5 दिया है गिवन डेटा में। यू कैन सी P1 upon P2 is equal to 2.5. So P1 upon P2 is equal to 2.5. You can see the equation number B. So you can see the equation A and B. There are two equation and two unknown. P1 and P2 can be find out. दो इक्वेशन है हमारे पास A और B, तो दो अननोन है P1 और P2, तो उसका वैल्यू निकाल सकते हैं हम। फाइंड द आंसर ऑफ P1 एंड P2। use the calculator to find the answer। 1061 P2। आवाज नहीं आ रहा है माइक्रोफोन। 1061 हाँ P2 का वैल्यू रिपीट करो प्लीज। हाँ 61 ठीक है न्यूटन। ओके एंड P1 का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2.5। 2.5 मल्टीप्लाई इट, आई थिंक इट्स कम आउट 21 कैसे आएगा। हाँ 2.5 टू 6 आ रहा है। ओके 26.58 न्यूटन, सो दैट इज इक्वल टू P1। सो P1 और P2 हमें मिल चुके हैं यहाँ पर। लेट अस कंसीडर द वेट। यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया है कि वेट ऑफ द पुली दिया है, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम वेट ऑफ द पुली। छोटी वाली पुली जो है उसका वेट दिया है यहाँ पर प्रॉब्लम है। पुली नंबर 1 10 किलो है 10 kg, और पुली नंबर 2 का वेट है 30 kg। सो विल कंसीडर द वैल्यू ऑफ M1। वेट हम निकालते हैं W1 वेट ऑफ द पुली। W1 इक्वल टू M1G। ओके राइट डाउन द फार्मूला, वेट ऑफ द पुली इज इक्वल टू W1 दैट इज इक्वल टू M1 इंटू G। इसमें M1 का वैल्यू रहेगा 10 kg और G इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.81। So in Newton we get the value 98.1 Newton। This is multiplied by 10। So ये तो कंसिडर है, आ चुका होगा सभी का। Then write down
Write down total downward force acting at the center line of the pulley 1. Write down total downward force acting at the pulley number 1. Total downward force acting at the pulley number 1 is given by उसके आगे P1 plus P2 plus W1. If you add this, P1 का वैल्यू पुटअप करो, P2 का और W1 का ऐड कर दो, तो टोटल आ जाएगा न्यूटन में 3811 आ रहा है, 3811. ठीक है, 7, हाँ 7 के आगे जो भी आ जाएगा, तो 3811.7 1 या 7 के बाद में जो भी डिजिट है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. 3811.7 कंसिडर करते हैं हम न्यूटन. Then we consider the bending moment. Write down bending moment at the bearing A. Write down bending moment at the bearing capital A. Bending moment at bearing capital A. Write down MB at capital A. Write down capital MB at capital A is equal to अब यहाँ पर फोर्स जो देख रहे हैं हमें, फोर्स यहाँ पर हम जाते हैं तो ए की जगह पर फोर्स मिलेगा हमें, सॉरी 1 की जगह पर. डायग्राम में देखते हैं, लेट अस सी द डायग्राम. बी, स्मॉल बी की जो डायग्राम है वहाँ पर हम देखते हैं तो ए की जगह पर हमें फोर्स मिलेगा 3811 एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड उसका देना है हमें एरो. और बी की जगह पर भी हमें फोर्स पता नहीं है अभी, लेट अस यहाँ पे दिया है पर लेट्स एज्यूम इट इज नॉट नोन. और नीचे में जो रिएक्शन है वर्टिकली अपवर्ड ए की जगह पर और बी की जगह पर. सो ड्रॉ द डायग्राम. डायग्राम को ड्रॉ करो, बी डायग्राम जो दी है उसके. डॉटेड डायग्राम बी उसी के नीचे में निकाल सकते हो क्योंकि वो प्रोजेक्शन लेते हैं. आई थिंक डायग्राम हो चुकी होगी. बी वाली डायग्राम बता रहा हूँ जो कि जिसमें फोर्सेस दिखाया है वो वाली डायग्राम. तो बी वाली डायग्राम निकाल लो. उस डायग्राम में
वर्टिकल फोर्सेस है ए और बी की जगह पर नीचे से ऊपर, और वर्टिकल फोर्सेस है एट द पॉइंट पुली नंबर 1 एंड पुली नंबर 2 वर्टिकली डाउनवर्ड। इसमें हमें 3811 वो फोर्स हमें पता है अभी तक। और नीचे में जो रहेगा वो ए की जगह पर हम जो एरो दिखा रहे हैं वर्टिकली उसे आर ए बोल सकते हैं, रिएक्शन एट द ए। और आर बी जो कि फोर्स है नीचे से ऊपर दिख रहा है आपको बी की जगह पर, रिएक्शन एट द बी इज आर बी, और रिएक्शन एट द ए इज आर ए एट द बेरिंग ए एंड बी। तो यहाँ पर हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो बेंडिंग मोमेंट हम निकालते हैं तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। बेंडिंग मोमेंट एट द बेरिंग ए इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो फोर्स हमें लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं, इफ यू सी द लेफ्ट हैंड साइड, 3811.71 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस है 250, 250, so that is the amount of bending moment at the A. So if you get multiplication of that, you get 927.5 Newton mm. Bending moment at A is given by 3811.71 multiplied by 250, that is 952,927.5 Newton mm. What about the bending moment at 1? It is equal to 0. If you want, we can हम लिख भी सकते हैं बेंडिंग मोमेंट एट नंबर पुली नंबर 1 इक्वल टू 0। बेंडिंग मोमेंट एट पुली नंबर 1 इक्वल टू 0। बेंडिंग मोमेंट एट बेरिंग ए इज इक्वल टू, अभी अभी जस्ट कैलकुलेट किया है हमने, 952,927 न्यूटन एम एम। देन अभी आगे क्या, हमें फोर्स पता नहीं है, पुली नंबर 2 का फोर्स है ना, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेट अस सी फॉर पुली नंबर 2, यहाँ पे दिख रहा है आपको P3 minus P4 फॉर पुली नंबर 2, P3 minus P4 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, उसका रेडियस हो गया 250, सेकेंड नंबर पुली का 250 क्या है, रेडियस ऑफ द पुली नंबर 2 इज इक्वल टू, क्या किया हमने, टॉर्क। टॉर्क हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 198,943, क्योंकि प्रीवियसली कैलकुलेटेड है। यहाँ पर है, देख आ गया है, देख 198,943 न्यूटन एम एम इज इक्वल टू एम ऑफ एम टी। तो वो इक्वेट किया है यहाँ पर 198,943। So you get the P3 minus P4. 198,943 divided by 250, you get the P3 minus P4. So what is the value? ये P3 minus P4, 198,943.68 divided by 250. Okay, write down that value, 795.77 Newton. इक्वेशन नंबर सी और इक्वेशन नंबर डी ये हमें ऑलरेडी दिया है, P3 by P4 equal to 2.5 हमें गिवन डेटा में दिया है। So from equation number C and D,
इक्वेशन नंबर सी एंड डी से हम निकाल सकते हैं P3 की वैल्यू और P4 की वैल्यू. कैलकुलेट इट एंड टेल मी द वैल्यू P3 एंड P4. हाँ बोलिए. P4 पहले कौन सा निकला? P3 निकला, P4? P3. ओके. कितना आ रहा है? ओके, करेक्ट है. 1326.29 न्यूटन इज वैल्यू ऑफ P3. सो P3 मिल गया तो P4 इक्वल टू P3 अपॉन 2.5, उसको डिवाइड बाय 2.5 करना है. गेट द P4. 2.5 से डिवाइड करो. 530.52 आया. फाइंड न्यूटन. राइट डाउन P3 एंड P4. Then write down the weight of the pulley. Second, write down weight of the pulley number 2. Weight of the pulley number 2 is given by W2 equal to M2 into G. M2 का वैल्यू 30 रखो. 30 गिवन डेटा में मल्टीप्लाई बाय 9.81. You get the value. Okay, this is the value of W2 Newton. So write down total downward force acting at pulley number 2. Write down total downward force acting at pulley number 2. P3 plus P4 plus W2 plus 2 to 1 by 1 1 1. That is a total 11 न्यूटन. तो ये फोर्स हमें डायग्राम में निकालना है. अभी डायग्राम की तरफ जाते हैं. लेट अस गो टू द डायग्राम. यहाँ पर दिख रहा है आपको डायग्राम में 2151.11. अभी जहाँ पर फोर्स निकाला था हमने वहां पर लिखो 2151.11. डायग्राम बी डायग्राम में. ठीक है. अभी हमारे पास ऊपर के फोर्सेस पता है, नीचे में भी आर ए और आर बी है. उस लेट अस रहने दो वैसे. नीचे में आर ए और आर बी. अब यहाँ पर हम जाएंगे बेंडिंग मोमेंट की तरफ. राइट डाउन बेंडिंग मोमेंट एट बेरिंग. राइट डाउन बेंडिंग मोमेंट एट बेरिंग कैपिटल बी. बी पे लेना है बेंडिंग मोमेंट एट बेरिंग बी गिवन बाय. अभी जो भी रहेगा अभी यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा. लेट अस राइट डाउन हियर एम बी एट बी. कैपिटल एम बी एट कैपिटल बी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. अभी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे. एक तो तुम राइट हैंड साइड के भी फोर्स को कंसिडर कर सकते हो या फिर लेफ्ट हैंड साइड के भी फोर्स को कंसिडर कर सकते हो. बट उसके लेफ्ट हैंड साइड में आप कैसे कंसिडर करोगे तो तुम्हें आर ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा. समझ रहे हैं ना? यहाँ पे इन्होंने क्या, डायग्राम यहाँ पर है. अगर से तुम बेंडिंग मोमेंट आप बी की जगह पे ले रहे हो फॉर एग्जांपल, राइट. अगर से आप अगर से आपको लेफ्ट हैंड साइड के कंसिडर करना है तो आपको इक्वेशन में बता देता हूँ. 3811.71 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस क्या रहेगा? 250 और 500, मतलब 750 का डिस्टेंस रहेगा. 750 का. वो रहेगा आपका क्लॉकवाइज में. और एंटी क्लॉकवाइज में क्या रहेगा? आर ए मल्टीप्लाई बाय 500. है ना?
वो रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा आपको, है ना। तो दोनों को करने के पहले आपको आर ए का वैल्यू पता नहीं है, तो पहले आर ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा फिर उस केस में। हम्म। तो ऐसा नहीं जाना है आपको, आपको आर ए का वैल्यू नहीं निकालना है, तो दूसरा अल्टरनेटिव है, आप राइट हैंड साइड में कंसिडर कर लेते हो। हाँ, राइट हैंड साइड में तो 2151.11 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 250 दिया है, बराबर। तो क्योंकि फिर राइट हैंड साइड में एक ही फोर्स है, तो फिर आर ए और आर ए भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो दोनों तरीके से जा सकते हो, आंसर आएगा आपका बराबर वही। आपको कहाँ से जाना है, यू कैन सी। ठीक है, तो 2151 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस अगर से करते हैं 250, ठीक है, वो किया है इन्होंने। तो 2151.11 मल्टीप्लाई बाय 250, तो 537777 पॉइंट न्यूटन है, तो उतना न्यूटन मीटर। तो यही वैल्यू आएगा आपको, आपकी जो पहले बताया था मैंने, आर ए का वैल्यू निकालने के बाद। अगर से वो वैसा भी कैलकुलेशन करते हो या क्रॉस चेक करते हो, तो आप कर सकते हो चेक करके। वो 53 ट्रिपल सॉरी 7777 आता है। अगर सबको क्रॉस चेक करना है तो आप बाद में भी क्लास होने के बाद क्रॉस चेक कर सकते हो कि आर ए का वैल्यू निकाल कर। ठीक है, तो वो आपका वही वैल्यू आएगा। लेट अस गो, आगे जाते हैं। अभी डायग्राम की तरफ जाते हैं, तो डायग्राम में हमें देखते हैं कि डायग्राम में यहाँ पे दिखा है कि बी की जगह पर, है ना, बी की जगह पे डायग्राम कंप्लीट करो। 1 मिनट, कॉल इज देयर, कट भी होगी। डायग्राम डायग्राम की तरफ हम जाते हैं। डायग्राम नंबर सी, तो सी डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं, तो क्या पाते हैं देखते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट बेंडिंग मोमेंट एट पुली नंबर 2 जीरो रहेगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट पुली नंबर 2 जीरो रहेगा। और बेंडिंग मोमेंट एट बी हमें निकाला है 537777। तो वैल्यू पुटअप करके हम उसे सी डायग्राम को कंप्लीट करो। ड्रॉ द डायग्राम सी। ओके, ड्रॉ द ड्रॉ द डायग्राम बेंडिंग सी डायग्राम। हाँ बोलो। हाँ हाँ, ये वाली देखो अभी, और जूम करता हूँ मैं। ये वाली निकालना है आपको, नीचे वाली, और जूम करके बताना, तो ये वाली। ठीक है, अभी दिख रही है। हाँ, बेंडिंग नीचे वाली, ये जो आखिरी वाली, ये वाली जो दिख रही है, ये टॉर्श टॉर्क वाली डायग्राम है ये, डी, टॉर्शनल मूवमेंट की जो हाँ, टॉर्शनल मूवमेंट भी बोलते हैं उसे, या टॉर्क भी बोल सकते हो तुम। तो ये डायग्राम डी जो है वो टॉर्क की है। वो एक जो तो स्ट्रेट लाइन है एकदम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टॉर्क इज कांस्टेंट। इसका बोलना मतलब ऐसा रहता है कि टॉर्क इज कांस्टेंट, ए बी सी डी इन सभी पॉइंट के ऊपर टॉर्क जो है कांस्टेंट है, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। बट डायग्राम सी में हम चाहते हैं तो बेंडिंग मोमेंट जो है, ये यहाँ पे ऐसा मिल रहा है कि ए की जगह पर जीरो है, सॉरी 1 की जगह पर जीरो है, 2 की जगह पर जीरो है, और ए की जगह पर यहाँ पे ये, और बी की जगह पर ये है। तो ये डायग्राम आप निकाल लो, डायग्राम। ठीक है, निकालना हो जाएगा, तो हम देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर मैक्सिमम है। अभी मुझे ये बताइए, यहाँ पर हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं करना पड़ा? व्हाई? एनीबडी टेल व्हाई वी नॉट? हाँ, ये हमें हॉरिजॉन्टल वाले यहाँ पर एक भी फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं, कि P1 P2 P3 P4, ये चारों भी फोर्सेस वर्टिकल रहने की वजह से हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये दोनों अलग अलग करके फिर उसका रिजल्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। डायरेक्टली हमें
एक में ही मिल गया है वो। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 53 और 927 इनमें दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, सो विल कंसिडर द मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? बेंडिंग मोमेंट ऑफ बी, मैक्सिमम वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। ओके, let us go to the step number 4, shaft diameter on strength basis. Write down this formula. T maximum equal to 16 upon pi d cube. T maximum equal to 16 upon pi d cube under root of mb square plus mt square. Put up the value of T max. यहाँ पे T max की वैल्यू कितनी है? 63.33। और MB की वैल्यू पुटअप करो, दोनों में से जो मैक्सिमम है, और MT की वैल्यू पुटअप करो। पुट अप द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर D, स्मॉल d। ठीक है, 42.7787 यूनिट इज मिलीमीटर। मिलीमीटर इज अ यूनिट। अभी 42.77 आ रही है, तो उसे हम राउंड अप कर सकते हैं 45 तक, बिकॉज एज पर स्टैंडर्ड डायमीटर यहाँ पर लिखा नहीं है। हम राउंड अप कर सकते हैं 45, मतलब कर सकते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली साइन देकर 45 मिलीमीटर हम लिख सकते हैं। ओके, अभी ये हो गया आपका डायमीटर। स्टेप नंबर 4 में जाते हैं, स्टेप डायमीटर ऑन रिजिडिटी बेसिस। राइट डाउन स्टेप डायमीटर। हाँ, वो थ्योरी में पढ़ा है नहीं, थ्योरी में डायरेक्टली फार्मूला है वो। अब वो हर चीज क्या है एकदम डिटेल में नहीं पढ़ा सकते, लेकिन ये थ्योरी होना कि आपको थ्योरी है यहाँ पर। मैं थ्योरी में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। यहाँ थ्योरी है यहाँ पे, देखो बताओ। हाँ, हाँ, बोलो क्या बोलना चाह रहे हैं? स्टाफ डायमीटर ऑन रिजिडिटी बेसिस। तो ये जो फार्मूला है D4 = ये जो फार्मूला है थ्योरी में बताया है। अभी थ्योरी क्या है, वो अननेसरी वेस्टेज है, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था। तो यहाँ पर है प्रीवियस पेजेस में वो, तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें कि कैसे आया है क्या है। तो प्रीवियस पेजेस आप देखते हो इसके, इसी चैप्टर के, तो वहाँ पर ये फार्मूला जब यहाँ पर है, तो कहाँ पर है? यहाँ पर है, ये यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, ये इक्वेशन नंबर 9.13 जो है, इसमें आया देखो, θ = 584 MT L/GD4। इक्वेशन नंबर 9 पॉइंट। इसमें थीटा है आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट, एल है आपका लेंथ ऑफ द शाफ्ट, एम टी है आपका टॉर्शनल मोमेंट, और जी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और डी है शाफ्ट डायमीटर। तो ये जो है अपना फार्मूला है बेसिस। देखो प्रीवियस में जाते हो तो यहाँ पे मिलेगा आपको शाफ्ट डिजाइन ऑन टॉर्शनल रिजिडिटी बेसिस 9.3। ठीक है, तो ये यहीं से आया, तो थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये ऑलरेडी आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में वगैरह की होगी, इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं किया मैंने यहाँ पर। तो इससे भी आप डायमीटर निकाल सकते हो।
9.13 से यही फार्मूला यूज किया है, खाली D4 को इधर लेके गए हम और थीटा को नीचे लेके आए, ठीक है नहीं। D4 यहाँ पर हम जाते हैं, कहाँ पर है इक्वेशन, यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। थीटा को नीचे लाया, D4 को इधर ला लिया। तो पुट अप द वैल्यूज, द वैल्यूज 584 MT का वैल्यू है, और यल क्या है, लेंथ ऑफ द शाफ्ट, टोटल लेंथ कितनी है, 1000 मिलीमीटर है। डायग्राम में देखते हो, टोटल लेंथ लेना है हमें, 1000 मिलीमीटर है डायग्राम लेंथ ऑफ द शाफ्ट। और जी का वैल्यू दिया है, और थीटा का वैल्यू 0.5 डिग्रीज में लेना है। तो डायमीटर डी निकालो यहाँ से। हाँ, 0.5 एक बार देख के देखो, कैलकुलेशन नहीं आ रहा हो तो फिर रेडियन में करके देखो। मैंने किया नहीं है, अगर से आना तो चाहिए, नहीं आता हो तो फिर रेडियन में करो। पहले एक बार डिग्री में देख के रखो क्या होता है। आ रहा है 41 डिग्री में, ये फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। 41.37, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू डिग्री में ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि 41.37 डी आ रहा है ऑन द रिजिडिटी बेसिस, और स्ट्रेंथ बेसिस 42 आ रहा है। तो जो जो मैक्सिमम आ रहा है वो कंसिडर करना पड़ता है, 42.78 ही कंसिडर करना पड़ेगा उस, क्योंकि ये 41 नीचे कम आ रहा है, 42 ज़्यादा आ रहा है, तो जो ज़्यादा रहेगा वही कंसिडर करेंगे डायमीटर की डिज़ाइन की। जब भी हम पूरा डायमीटर सिलेक्ट करेंगे तो जो मैक्सिमम है वो कंसिडर करेंगे। तो 42.78 इज अ डायमीटर, सेफर डायमीटर है फॉर डिजाइन ऑफ द शाफ्ट। तो उसे हम 45 तक भी ले जा सकते हैं, 45 mm तक भी, ठीक है, ताकि हमारा डायमीटर फेल ना हो, 45 मिलीमीटर तक जा सकते। सो दिस इज द प्रॉब्लम वेयर वी कैन कंसिडर द वेट ऑफ द पुलिस। पहले वाले प्रॉब्लम में हमने वेट कंसिडर नहीं किया था, ये वाले प्रॉब्लम में वेट नहीं था, खाली डायरेक्शन अलग अलग थे, हॉरिजॉन्टल थी और एक वर्टिकल थी। तो ये वाले प्रॉब्लम में वी कंसिडर द वेट ऑफ द पुली एंड द डायरेक्शन इज वर्टिकल, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर, बिकॉज तुम्हारा दूसरा भी लेक्चर है शायद आज। चौधरी सर ने चालू किया है IEEE कि क्या चल रहा है? हेलो, IEEE चालू किया क्या? हाँ, तो उनको मैं बोला था कि IEEE पढ़ाओ। APP तो हो गया होगा शायद अभी। तो लेटेस्ट आई थिंक उनका लेक्चर है अभी 1:15 कुछ बोला है शायद। सो देखते हैं, और कल वगैरह थोड़ा सा मेरा, कल प्रैक्टिकल में बिजी हूँ मैं, थोड़ा सा कल एडजस्ट कर लेना, बाद में मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। कल थोड़ा सा प्रैक्टिकल के लिए मुझे कॉलेज में जाना है, कल प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो उसमें थोड़ा बिजी रहूंगा, तो हो पाएगा तो ले लूंगा,